1845 के आसपास से ही चर्च की गतिविधि वहाँ प्रारंभ हो गई और 1850 आते-आते जीएल चर्च, गोस्नर एंड लूथेरान मिशनरी के लोग झारखंड में स्थापित हो गए थे। कैथोलिक तब तक नहीं आए थे। सबसे पहले झारखंड आने वाले चर्च में जीएल चर्च था। गोस्नर एंड लूथेरान मिशन ये जर्मन मिशन था। सभ्यता के विकास का रहस्य अपने धर्म में छुपा करके जीवन यापन कर रहा था। उनके जीवन यापन में, उनके संस्कृति में सभ्यता का विकास के रहस्य छुपे हुए थे। ऐसे समृद्ध आदिवासी परंपरा वाले समाज में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। सनातनी परंपरा और हिंदू संस्कृति या हिंदू परंपरा का अस्तित्व ही आदिवासी संस्कृति में छुपा हुआ है। आदिवासी को अलग करके देखना, ये हम समझते हैं अव्यवहारिक भी है और प्राकृतिक भी है। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे इलाकों पर पूर्ण कब्जा हो चुका है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में है। ममता बनर्जी को वो उनका वोट बैंक नजर आता है और बांग्लादेशी घुसपैठ एक वोट बैंक की तरह है कई राजनीतिक दलों के लिए और बहुत आसानी से उनका आधार कार्ड, बहुत आसानी से उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ जाली तरीके से बना दिए जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज मेरे साथ हैं प्रदीप वर्मा जी। प्रदीप जी माननीय सांसद हैं और झारखंड से आते हैं और आपकी जो जर्नी है वो एक्चुअली झारखंड की नहीं है, वो शुरुआत बंगाल से हुई है जी। तो आज आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जो एक ज्वलंत मुद्दा है जो मुझे मेरे बहुत करीबी है, मैंने आपको जैसे बताया मैं कन्वर्जन्स पे काम करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र को आपने अच्छे से समझा है, पूरी लाइफ जहाँ पर लगाई है आपने, उस क्षेत्र के अंदर रिलीजियस कन्वर्जेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक और चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव है। और चर्च ऐसा मुद्दा है कि उसके बारे में डिस्कशन करने के अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत लोग थोड़ा विचलित महसूस करते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस से उसके बारे में बात करी जाए। और हम उस दौर के अंदर हैं जिसके अंदर फाइनली चर्च कन्वर्जेंस के बारे में कॉन्वर्सेशंस हो पा रही है। क्योंकि 2014 मेरी एक किताब आ रही है सर, द मोदी डिसरप्शन, उसके अंदर मैंने टॉपिक को भी अच्छे से कवर किया है कि कैसे 2014 के बाद कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कभी पहले कॉन्वर्सेशंस होती ही नहीं थी एंड उनके बारे में हम ऑल ऑफ अ सडन ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, फाइनली हो रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपका आभारी हूँ कि इस विषय पे आपने बातचीत प्रारंभ की है और मैं समझता हूँ कि आज का भारत इस विषय पे बात करे, ये बड़े साहस की बात है। तो आपने ये विषय प्रारंभ किया है, ये अपने आप में मैं आपको बधाई देता हूँ और मेरी एक प्रकार से शुभकामना है आपको कि आपका ये अभियान और गति पकड़े और ज़्यादा लोग आपके इस बातचीत का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को पूरा विश्वास है आपका साथ रहा तो हम आगे और बढ़ेंगे और कॉन्वर्सेशंस को इनको लेकर आएंगे। और ज़मीनी स्तर पर भी मैं जैसे आपको बता रहा था कि रांची से अगर जशपुर जाना हो तो आप रास्ते में देखते जाते हैं संथलों के या तो झंडे हैं और एक क्रॉस लगा होता है हर जगह। और आपको इतना सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ भी वही क्षेत्र में आता है जिसके अंदर और वो जो बेल्ट है वो हिंदू कॉन्शियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है जी। भगवान श्री राम की जो यात्रा कहते हैं वो छत्तीसगढ़ से होकर निकली थी जब वो वनवास के लिए निकले थे। तो उस बेल्ट के अंदर इतना मैसिव और रैपिड कन्वर्जन होना बहुत ही शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है और आज भी मेरे ख्याल से जितनी कॉन्वर्सेशन उनके बारे में कम है। बट बहरहाल शुरुआत करते हैं सर। उस दौर में हम 1992 की बात कर रहे हैं, देश के अंदर एक नई क्रांति आई हुई है, श्री राम रथ यात्रा चली जी, देश के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा है। आप जिस क्षेत्र में हैं, जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, उस समय दक्षिण बिहार था उस समय, तो उस मूलभूत सुविधाओं तो वहां पर थी ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत। और जो अलग झारखंड राज्य की मांग थी ना, वो मांग भी इसी कारण से थी कि बिहार का सबसे संपन्न हिस्सा होते हुए भी आधारभूत संरचनाओं के विकास के मामले में दक्षिण बिहार काफी पिछड़ा हुआ था।
जो अलग झारखंड राज्य की मांग थी, वो सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ ये पिछड़ापन भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था। और 92 में जो मैंने देखा झारखंड को, तो वास्तव में स्थिति बहुत खराब थी। एक बार बिजली अगर कट जाती थी, तो कई बार तो ऐसा होता था कि 2 महीने तक बिजली नहीं आती थी। 2 महीने तक 2 बिजली महीने तक नहीं आती थी, ये मैंने देखा है। ये स्थिति देखी 2 है, महीने 2 महीने। 60 दिन बिजली नहीं हाँ, आ रही। बिजली फिर आती नहीं थी। पता चलता था कि पोल गिर गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है, तो 2 महीने ट्रांसफार्मर ही नहीं बदले जाते थे। गरीबी इतनी थी कि चंदा करके भी ट्रांसफार्मर का रिपेयर नहीं हो पाता था। वो दौर देखा है हमने झारखंड का। और उसके उस दौर के अंदर आप इस स्थिति का श्रेय किनको जाता है? ये जो स्थिति थी वास्तव में क्या है, दक्षिण बिहार केवल माइनिंग के लिए लोगों के ध्यान में रहता था। दक्षिण बिहार से माइनिंग करो, जो आज का झारखंड है, और उसको उसका हिस्सा मत दो। ये इसके कारण ये असंतोष वास्तव में था वहां। तो आधारभूत संरचना का विकास उस दौरान हुआ ही नहीं। जो भी आज झारखंड का आधारभूत संरचना आप देख रहे हैं, सब वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ, उसके बाद का है। उसके पहले झारखंड की स्थिति बहुत, जो आज राजधानी है रांची, रांची में मेन रोड में, रांची के मेन रोड में लोग मोटरसाइकिल लेकर के जाते थे मोटरसाइकिल चलाने सीखने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मेन रोड में गाड़ियां ही नहीं थी। ये स्थिति थी। किसी के पास अगर एक अम्बेसडर कार दिख जाती थी तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। ये 92 की बात बता रहा हूं, जबकि वहां का कोयला, वहां का लोहा पूरे देश को जगमग करता था। और बाकी सुविधाओं से और लोगों की क्या स्थिति थी वहां पे? रोजगार थे नहीं, पलायन एक माने विवशता थी लोगों की। देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, घरेलू कामगार के रूप में आपको झारखंड का व्यक्ति आपको काम करते हुए मिलेगा। ईंट भट्ठों पे, आसपास के राज्यों में ईंट भट्ठे पे काम करने के लिए पूरे परिवार के साथ लोग पलायन करके जाते थे, और वहाँ नरकीय स्थितियों में, परिस्थितियों में रह करके वो ईंट भट्ठों पे काम करते थे। और काम करके जब वापस सीजन खत्म हो जाता था भट्ठों का और झारखंड आने का समय होता था, तो पता चलता था कि ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, भट्ठा मालिक ने पैसा नहीं दिया। तो पैसा लेने के लिए अगले सीजन तक भी कई बार वहां रुकना पड़ता था लोगों को। बहुत खराब स्थिति थी वहां। और सोशली कॉम्पोजिशन क्या था? कौन सी जातियां, बिरादरियां, कौन से ट्राइब्स प्रोमिनेंट थे? देखिए, मुख्यतः जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो छोटा नागपुर सब डिवीजन में आती है। और छोटा नागपुर मुख्य रूप से उरांव, मुंडा, बेदिया, खड़िया, बड़ाइक, इस प्रकार के जनजातियों का केंद्र था। बाकी सटा हुआ क्षेत्र कोल्हान का था। कोल्हान में हो और संथाल समाज के लोग थे। उत्तरी छोटा नागपुर में भी संथाल आदिवासी रहते थे। पलामू प्रमंडल में खरवार जनजाति ज़्यादातर पाए, थोड़े उरांव भी थे लातेहार जिला में, बाकी खरवार वगैरह थे। फिर संथाल परगना में संथाली बड़ी संख्या में थे। तो कुल मिलाकर के 4 प्रमुख जनजातियां वहाँ थी। सबसे बड़ी जनजाति संथाल थी, दूसरी मुंडा, तीसरी उरांव, चौथी हो। ये 4 जनजातियां प्रमुख रूप से थी। और इन जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बहुत खराब, शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब। संघ ने उन दिनों कुछ काम खड़ा किया था। जनजातीय क्षेत्रों में संघ के प्रयास से, विद्या भारती के प्रयास से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खुलने प्रारंभ हो गए थे। हो गए थे वहां पे? हाँ, एकल विद्यालय बनने प्रारंभ हो गए, एकल विद्यालय चलने प्रारंभ हो गए थे। तो ये सब करके एक वहाँ काम खड़ा हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जिस दौर के अंदर सरकार और बाकी और सामाजिक संगठन विफल हो रहे थे मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, उन परिस्थितियों के अंदर संघ काम कर संघ रहा काम था। कर रहा था। और संघ की प्रेरणा से चलने वाला एक संगठन विकास भारती, डॉक्टर अशोक भगत जी के
देख-रेख में। वहाँ के ओरांव क्षेत्र में अच्छा बड़ा काम कर रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के क्षेत्र में, उनकी आय बढ़ाने के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रहा था संघ की प्रेरणा से। बाद में अशोक भगत जी को पद्मश्री भी दिया गया। तो गुमला ज़िले में विशेष करके उनका बड़ा काम था, बिशुनपुर नाम का एक स्थान था जहाँ से उन्होंने काम प्रारंभ किया था। वो भी उत्तर प्रदेश से आए थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे 85-86 के समय में, 85-86 में आए थे, तो वो एक काम कर रहे थे। बाकी विद्या भारती ने बड़ी संख्या में विद्यालय बनाने शुरू किए थे। बनवासी कल्याण आश्रम का काम बड़ा था। वो छोटे-छोटे शहरों में वो छात्रावास चलाता था और प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों को उनके घर से लाके उन छात्रावास में रख करके, निःशुल्क रख करके, उनके पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करता था। उसी उसी व्यवस्था से सुदर्शन भगत जैसे लोग, समीर उरांव जैसे लोग, चंद्रेश उरांव जैसे लोग विधायक, सांसद बाद में बने। तो बनवासी कल्याण आश्रम और संघ ने काफ़ी काम उन दिनों करना शुरू किया था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा एकल विद्यालय चलाए जाते थे जिसमें वन मैन वन स्कूल का कॉन्सेप्ट था। गाँव के एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को एक मिनिमम मानदेय दे करके उसको उसके घर पे ही एक विद्यालय चलाने को प्रेरित किया जाता था। प्रशिक्षित करके कहा जाता था आप घर पे विद्यालय चलाओ। बिल्कुल स्कूल नहीं जाने से अच्छा है कि गाँव के बच्चे आपके घर पे एकत्रित हों और आप वन मैन वन स्कूल का कॉन्सेप्ट एकल विद्यालय ये चलाओ। तो ये बड़ी संख्या में चलते थे। गाँव के गाँव में मैं जाता था तो देखता था कि एकल विद्यालय के विद्यालय चल रहे हैं। तो एक बड़ा काम संघ कर रहा था इस तरह से धीरे-धीरे जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति आग्रह उत्पन्न हो और हो। हाँ, मिशनरियाँ भी स्कूल चलाती थीं। हाँ, मैं ये इसी प्रश्न पे आना चाह रहा था हाँ, कि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से हमें बताया है कि वहाँ पर कई ऐसे संगठन थे, कई ऐसे संघ परिवार के कई ऐसे संस्थान थे, जिनकी वजह से वहाँ पर शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए एक किसी न किसी एक संरचना की जा रही थी। जी। परंतु आज अगर हम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे आप मिशनरीज़ और चर्च का इम्पैक्ट आप मेजर देखते हैं। तो ऐसा क्या उस वक़्त भी चर्चेज़ का इम्पैक्ट था? मिशनरी एक्टिविटी का इतना इम्पैक्ट था? जी, बिल्कुल। उस समय भी चर्च का इम्पैक्ट सब तरफ देखने को मिलता था। वास्तव में मैंने जब जानकारी करनी प्रारंभ करी तो मुझे जानकारी हुई कि 1845 के आसपास से ही चर्च की गतिविधि वहाँ प्रारंभ हो गई और 1850 आते-आते जीएल चर्च, गोस्नर एंड लूथेरान मिशनरी के लोग झारखंड में स्थापित हो गए थे। कैथोलिक तब तक नहीं आए थे। सबसे पहले झारखंड आने वाले चर्च में जीएल चर्च था। गोस्नर एंड लूथेरान मिशन ये जर्मन मिशन था, जो कलकत्ता से रंगून जाना चाहता था। लेकिन कलकत्ता से रंगून जाने में विलंब हो रहा था, शिप नहीं मिल रहा था। तो इस बीच में उनका परिचय वहाँ झारखंड के कुछ आदिवासियों से हुआ और उनके साथ वो झारखंड आ गए और उन्होंने रांची में जीएल चर्च की स्थापना की। ये 1845 से 50 के बीच की तो घटना आप है। कह रहे हैं कि आज़ादी के जो सावरकर साहब कहते हैं कि पहला युद्ध आज़ादी का जो हुआ था, उससे पहले उससे पहले रांची में हाँ, एक जीएल चर्च स्थापित हो चुका स्थापित था। हो चुका था और कन्वर्सन का काम वहाँ से प्रारंभ हो गया। वहाँ से आदिवासी समाज जो सदियों से सभ्यता के विकास का रहस्य अपने धर्म में छुपा करके जीवन यापन कर रहा था। उनके जीवन यापन में, उनकी संस्कृति में सभ्यता का विकास के रहस्य छुपे हुए थे। ऐसे समृद्ध आदिवासी परंपरा वाले समाज में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। पर क्या ये आदिवासी समाज जो एकेडमिशियंस हैं, जो लॉपसाइडेड व्यू से या अपनी एक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए लिखते हैं, इंडिजिनस ट्राइब का आइडिया होना चाहिए या फिर आदिवासी कौन सा शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसके बारे में चर्चाएं चलती हैं। पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपके दृष्टिकोण में जो आदिवासी समाज है, क्या वो समाज, क्योंकि आपने वहाँ पे समाज देखा है, आप आज भी उस आदिवासी समाज के लोग कई उन्हीं पुरानी परिस्थितियों के अंदर, पुराने ढांचे के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या वो तब भी सनातनी परंपरा से जुड़े हुए थे?
देखिए, मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मत है कि इस देश में आप जिसे सनातनी परंपरा कहते हैं या हिंदू परंपरा कहते हैं, वास्तव में इसकी परिभाषा या इसका अस्तित्व कह लीजिए, ये आदिवासी समाज की परंपराओं को अलग करके कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातनी परंपरा और हिंदू संस्कृति या हिंदू परंपरा का अस्तित्व ही आदिवासी संस्कृति में छिपा हुआ है। आदिवासी को अलग करके देखना, ये हम समझते हैं अव्यवहारिक भी है, अप्राकृतिक भी है। ये जो आज का सनातनी समाज या सनातनी परंपराएं हैं और जो हिंदू परंपराएं हैं, दोनों एक ही हैं। ये वास्तव में आदिवासी परंपराओं से निकली है। जैसे उदाहरण मैं देके आपको समझाना चाहता हूँ। ये डिबेट ही उस प्रकार का है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। वास्तव में इसे अलग करके देखना ही नहीं चाहिए। ये परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ये जो विवाह के समय मंडप बनते हैं, मड़वा की परंपरा, ये आदिवासी परंपरा से है। अक्षत के रूप में चावल का प्रयोग करना, हल्दी का प्रयोग करना शुभ कार्यों में, ये सभी प्राचीन काल से, आदिकाल से आदिवासी समाज की परंपरा रही है। वृक्ष को जल देना पवित्र, बृहस्पतिवार के दिन को पवित्र मानना, ये सारी आदिवासी परंपराएं हैं। आप क्या आज के सनातन परंपरा और हिंदू परंपरा की कल्पना इन चीजों को छोड़ के कर सकते? नहीं कर सकते। तो आदिवासी परंपराओं से ही हिंदू और सनातन परंपरा का निर्माण हुआ है। और ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदू और सनातन परंपरा ही आदिवासियों की परंपरा है, कोई अलग नहीं है। इसे अलग करके देखना, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये अव्यवहारिक है। क्या ये कहना उचित होगा कि आज के टाइम पर, आज के दौर में, जिस तरह से आदिवासी समाज जो क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर इस्लामिक कन्वर्जन्स का शिकार नहीं हुआ है, आज से 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 साल पहले जो हिंदू समाज जिस तरह से रह रहा था, जैसे अपना जीवन व्यापन कर रहा था, वो वही है जिस तरह से। और मैं मुख्य धारा के अंदर जो हम बोलते हैं कि भाई अगर हम उत्तरी क्षेत्र का हिंदू देखें, वो भी उस समय जब इन आक्रांताओं या मिशनरी एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट नहीं पहुंचा था, तो वो भी वैसे ही रह रहा था मोटा मोटी। जी, मोटा मोटी वैसे ही रह रहा था, क्योंकि आदिवासी नेचर वर्शिप उसका एक एग्जाम्पल हाँ, है कि हाँ। अगर आज भी अगर सुबह सुबह उठकर अगर आप सूर्य को वो जल चढ़ाते हैं या फिर आप तुलसी की पूजा करते हैं, तो वो उन्हीं वही नेचर वर्शिप, परंपराएं हैं, वो नेचर वही वर्शिप उसी परंपराएं हैं, परंपरा का हिस्सा वही है। जी, आदिवासी परंपराओं का ही विस्तार है ये। ठीक है। और ये क्या है कि भू सांस्कृतिक परंपराएं हैं ये। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में थोड़ी सांस्कृतिक थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको, लेकिन ये परंपराएं ही इस भौगोलिक क्षेत्र के सभी परंपराओं की निर्माता है। आप आज के दिन में उसका नाम चाहे जो दे लीजिए, परंपराओं का निर्माण वहीं से हुआ है। पर क्या ये कहना उचित होगा कि अलग अलग जो जनजातियां हैं, उन्होंने अपने आप को दूसरी जनजाति से थोड़ा सा भिन्न रखने के लिए अपने किसी तौर तरीके के अंदर थोड़ा सा ट्वीकिंग, थोड़ा सा बदलाव किया हो? नहीं, ये तो देखिए बड़ा स्वाभाविक है। कहते हैं कि भारत के आप केवल केवल आदिवासी क्यों, आप किसी भी समाज को ले लीजिए ना, कहते हैं ना कि हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 50 किलो पे रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये तो सभी समाज में है, ये केवल आदिवासियों में नहीं है। आदिवासियों में भी है, वैसे ही सभी समाज में है कि हम जब वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में, या बंगाल जो था, बांग्ला भाषा बोली जाती थी, और वहीं बंगाल से सटा हुआ जो उड़ीसा है, वहाँ उड़िया बोली जाती थी, तो भाषा बदलती थी। इवन बंगाल में भी कई प्रकार की बंगला, राढ़ बंगला अलग है, मेदिनीपुर का बंगला अलग है, बांग्लादेश का बंगला अलग है, आज का जो बांग्लादेश है। तो ये तो भारत में हर थोड़े किलोमीटर के बाद बदलाव आता है। बदलाव आता है, तो वैसे ही आदिवासियों में भी था। पर ये मानेंगे फिर हिंदू समाज की जो संरचना है वो इस हेट्रोजेनिटी के अंदर, इस भिन्नताओं के अंदर ही हिंदू समाज की वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। कभी भी हमने हिंदू समाज की मान्यताओं या परंपराओं को परिभाषित इसीलिए नहीं किया कि ये होगा तभी हिंदू है, ये नहीं होगा तो हिंदू नहीं है, ऐसा हमने कभी नहीं किया। इसीलिए क्योंकि हम जानते थे कि मनुष्य अपने विकास के क्रम में, मनुष्य ने तरह तरह की परंपराएं विकसित की हैं।
और सभी मिलकर के कलेक्टिवली एक हिंदू सभ्यता है, जिसे हम हिंदू सभ्यता कहते हैं। ये संपूर्णता की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर आप इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहना उचित रहेगा कि जो विभाजन है और ये भिन्नताएं हैं और भिन्नताओं के तर्ज पर उनको सेक्शंस और सेगमेंट्स में पढ़ना इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड कोलोनियलिज्म? बिल्कुल। भारत में इसका मैं ये आपकी बात के समर्थन में एक मैं उदाहरण दूंगा। भारत में जब जमीन जायदाद का ट्रांसफर होता था तो जो पट्टे बनते थे, जमीन के दस्तावेज बनते थे, उसमें लिखा जाता था प्रदीप, उनके पिता का नाम, उनके दादाजी का नाम, उनके 7 पुश्तों का नाम लिखने की एक परंपरा थी। और उसके आधार पे तय होता था कि ये कौन वाला प्रदीप है, कौन सा प्रदीप है, ये इस डाउनलाइन का प्रदीप है और उसको ये जमीन इनसे प्राप्त हुई है। इस प्रकार की परंपरा थी। अंग्रेजों ने 1932 में इस देश में एक सर्वे किया, जिसको प्रकाशित किया। सर्वे तो पहले प्रारंभ किया, 1932 में खतियान नाम से एक सर्वे प्रकाशित हुआ, लैंड सर्वे। और पहली बार ब्रिटिशर्स ने खतियान में जमीन के मालिक के साथ उसकी जाति लिखी। प्रदीप जाति ये, रमेश जाति ये, 1932 में ये एक दस्तावेजीकरण हुआ जातियों का, केवल इसलिए कि हमेशा के लिए इस व्यक्ति के ललाट पे लिख दो कि ये किस जाति का है। तो ये पूरा जो एक समाज था, हिंदू समाज या सनातनी समाज, इसको अलग पहचान दे करके अलग अलग इकाइयों में खंडित करने के उद्देश्य से ये किया गया, जो आपने कही अभी। मैं इसका एक उदाहरण दिया मैंने, और किस प्रकार से वो खतियान आज एक जाति प्रथा का अस्थायी दस्तावेज बन गया है। कोई व्यक्ति चाह करके भी अब अपने ललाट से, जब तक वो उस भूमि का मालिक है, वो जाति की पहचान को नहीं हटा सकता। जबकि हमारा ये देश है जो कहता था कि हम पेशा और गुण के आधार पर जातियों का निर्धारण करेंगे। अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दस्तावेज में लिख दिया कि ये प्रदीप तो इस जाति का व्यक्ति है। तो ये चीजें की गई इन्हें डिवाइड करने की दृष्टि से, डिवीजन के दृष्टि से, ताकि आसानी हो इनका कन्वर्सन, इनको मतांतरित करना, धर्मांतरित करना आसानी हो, इस दृष्टि से ये चीजें की गई। या खंडन करना हो, हाँ, या उन पर हाँ, राज करना आसान राज होता है। करना आसान हो। पर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। जी। अब ऐसे दृष्टि में, ऐसे जानते हुए, समझते हुए कि ये दशा बनी हुई है हमारे हिंदू समाज की, और उसी का नतीजतन हमारा जो संविधान बना उसके अंदर भी जाति की बात हुई, और हमने कहा कि हम भेदभाव नहीं करेंगे जाति के आधार पर। परंतु समाज के अंदर जाति के आधार पर एक सेगमेंटेशन, एक हायरार्की समाज में ही, सामाजिक संगठनों ने, समाज के कुछ लोगों ने, या उस रिसोर्सेज के कंपटीशन की वजह से एक डिवीजन और एक हायरार्की एस्टैब्लिश हो गई। अब 21वीं सदी के अंदर हम क्या एस्पायर कर सकते हैं कि एक कास्टलेस समाज हो? देखिए, क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए भी जरूरी है, और मैं उसके अंदर एक अडेंडम जो ऐड करूंगा कि 2 घटक हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जाति की प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उसकी प्योरिटी मेंटेन कर कर उनको कई लाभ मिले हों, इसलिए कहीं वो सोचें कि भाई प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। दूसरा, कई ऐसे विचारक थे 1950-1960 के अंदर जो कहते थे कि इंटरकास्ट विवाह होगा, और जब इसको हम नॉर्म बना देंगे तभी इस देश के अंदर से कास्ट का जो वो वो जैसे आपने कहा ना कि माथे पे लग गया, वो कास्ट का जो ट्रॉमा हो गया, वो हिलाने के लिए आपको इंटरकास्ट विवाह करना पड़ेगा। तो देयर हैव बीन पीपल जो कास्ट प्योरिटी चाहते हैं, देयर हैव बीन पीपल जो चाह रहे हैं कास्ट प्योरिटी से देश का या हिंदू संगठित नहीं हो पाएगा जब तक आपने बार बार जाति के आधार पर आपने काटा। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014 से पहले मैट्रिक बना करता था कि किसी भी सीट के अंदर अगर आप जीत हार सुनिश्चित करनी है, उसके लिए आप कास्ट मैट्रिक फॉलो करो, जाति के व्यक्ति को दे दो, और उसको बड़े आसानी से समीकरण बोल दिया जाता था कि इस समीकरण में ये बैठते हैं, ये जीत जाएंगे। ठीक, 2014 के बाद आपने ये फेज देखा कि
एक मेजर वोटर जो था वो जाति के आधार पर वोट नहीं दे रहा, वो शायद कई जगह धर्म के आधार पर वोट दे रहा है, बट वो गवर्नेंस के आधार पर वोट दे रहा है। 2014 में मोदी जी का ब्रांड कैंपेन वाज नॉट कास्ट, इट वाज गुड गवर्नेंस। तो अब इस टेंजेंट को और इस परिस्थिति को जानते हुए वेयर डू यू सी कि क्या भविष्य के अंदर क्या हमारी सोसाइटी कास्टलेस हो सकती है या कास्ट कभी इररिलेवेंट हो सकती है? नहीं, मेरा इसमें धारणा बड़ी स्पष्ट है। प्राचीन काल से लेके आज तक मैं हिंदू संस्कृति को कभी भी जातियों में विभक्त संस्कृति मानता ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप थोड़ा सा पौराणिक काल में चले जाइए और उसको इतिहास का विषय मान करके आप कुछ लोगों के नाम लिखिए। कृष्ण का नाम लिखिए, आप पांडवों का नाम लिखिए, आप और ऊपर जाइए धृतराष्ट्र का नाम लिखिए, आप महाराजा भरत का नाम लिखिए। ऐसे प्रमुख 100 लोगों के नाम लिख लीजिए और उनकी पत्नियों का नाम लिख लीजिए और फिर उनसे पूछो उनकी जाति क्या है। वो आपको एक भी स्वजातीय विवाह आपको नजर नहीं आएगा। महाराजा जो भारत के दुष्यंत थे, उनकी पत्नी किस जाति की थी? एक वन कन्या थी। सत्यवती एक मल्लाह के घर पैदा हुई कन्या इस देश की महारानी बनी, राज परिवार में विवाह हुआ। आप पूरा उठा के देखिए, आपको एक भी विवाह स्वजाति नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये जाति परंपरा बहुत पुरानी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। ये बीच के कालखंड में हमको लगता है कि मुगल्स और बाद में थोड़ा अंग्रेजों का समय, इस कालखंड में इसने अपना विस्तार लिया। आप बंगाल देखिए, आज का बंगाल देखिए, आपको बंगाल में एक बनर्जी यानी ब्राह्मण और एक घोष यानी यादव कुल का व्यक्ति आपस में अरेंज मैरिज होती है। चर्चा भी नहीं होती है वहां कि एक ब्राह्मण के लड़के का विवाह एक घोष की लड़की से कैसे हो रहा है। चर्चा पूरा बंगाल आप देखिए ना, करोड़ों की पॉपुलेशन है, आपको कभी ये चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बच्चे, बिहार के बच्चे, जहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है ऐसा हम मानते हैं, बेंगलोर जाते हैं काम करने के लिए, आईटी कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ परिचय होता है, विवाह तय होता है, उनके मैरिज का इनविटेशन कार्ड मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ एक सिंह है एक दुबे है और बड़े अच्छे से अरेंज मैरिज हो रहा है। तो ये कभी भी बहुत बड़ी समस्या रही हो ऐसा हमने नहीं देखा। हाँ ठीक है, बीच अच्छा हाँ, एक और मैं उदाहरण देता हूँ। अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा छुआछूत भेदभाव का शिकार होने के कारण अंबेडकर जैसे लोग तैयार हुए। आप देखिए, अंबेडकर की धर्मपत्नी एक ब्राह्मण कन्या थी। अंबेडकर की चारों बहनों का विवाह उच्च कुल के, जिसे उच्च कुल कह सकते हैं आप, ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवारों में हुआ था। तो कहाँ भेदभाव था उस जमाने में भी? आप देखिए, गूगल करके तो जो लेख लिखे गए हैं, आपको लगता है कि लेख, जैसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो संजीव सान्याल जी अपनी पुस्तक के अंदर बड़े अच्छे से लिखते हैं, मुझे नहीं पता आप संजीव जी के लेखनी से परिचित हैं, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, ओशन ऑफ चर्न उन्होंने लिखा है। नहीं पढ़ा है। तो उसमें वो एक बात लिखते हैं कि until the lions have their own storytellers, the story of the hunt will always glorify the hunter। कि जब तक शेरों की कहानी बताने के लिए, उनको लिखने के लिए या उनके कथाकार नहीं होंगे, तब तक जो शिकार की कहानी है, हाँ, उसके अंदर जो मनुष्य है जो शिकार कर रहा है वही सूरमा बना होगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये किसी एक वो एक आइडिया या एक थॉट प्रोसेस के तहत हुआ कि बिल्कुल सिर्फ वही कहानियां डॉक्यूमेंट की गई जिसके अंदर आप कास्ट के बेस पर बटा हुआ दिखाया जाए? हिंदू मैं आपकी बात को सपोर्ट करते हुए एक उदाहरण देता हूँ। ये जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास किसी जमाने में चंवर क्षत्रिय बड़ी संख्या में रहते थे।
जो संत रविदास के फॉलोअर थे, और आज रविदास जयंती भी है, इसलिए जी। मैं विशेष रूप से इस घटना का उल्लेख कर रहा हूं। दिल्ली के शासक इब्राहिम ने रविदास को अरेस्ट किया और कहा कि आप खुद इस्लाम ग्रहण करो, और अपने सभी ये जो चंवर क्षत्रिय हैं, जो आपके फॉलोअर हैं बड़ी संख्या में, इन्हें भी आप कहो कि ये इस्लाम ग्रहण कर लें। बहुत दबाव था, अरेस्ट किया। रविदास ने कहा कि आप मेरे चमड़े भी उतार लोगे और उस चमड़े से आप अपना जूता भी बना लोगे, प्राण में दे दूंगा, लेकिन मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। चौरों ने भी स्वाभाविक है नहीं छोड़ा। चौरों पे सैंक्शन लगाए गए। कहा गया कि अब तुम न खेती कर सकते हो, न तुम सेना में नौकरी कर सकते हो, न कोई व्यवसाय कर सकते हो। जिंदा कैसे रहोगे? तो दिल्ली के जितने भी जानवर मरेंगे, उनके शरीर से उनका चमड़ा उतार करके दिल्ली वासियों की और सेना के लिए जो चमड़े के कवच वगैरह बनते थे, वो बना करके जो धन तुम्हें मिलेगा, उससे तुम जीवन यापन करोगे, अगर तुम इस्लाम ग्रहण नहीं करोगे तो। दिल्ली के आसपास रहने वाले 3 लाख से अधिक चंवरों ने वो काम स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस प्रकार से लोगों ने अपने धर्म को बचाया, और लोगों ने एक जाति का निर्माण कर दिया, जिसे कई लोग चमार कहते हैं। तो ऐसे जातियों का निर्माण हुआ। तो ये जातियां कभी भी थी नहीं, अब मैं ये सर जातियों का निर्माण किया गया बस हिंदू समाज को खंड खंड में दिखाने के लिए। अब इसके अंदर ना मेरा एक प्रश्न है, वो थोड़ा सा हम, क्योंकि हम एक तरह से एकेडमिक चर्चा ही कर रहे हैं, जी। तो क्या आपको लगता है कि समाज के, किसी भी समाज के चिंतक या विचारक अपना इतिहास खुद लिखते हैं? अगर आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे और अपनी कहानी में अपने आप को सूरमा नहीं लिखेंगे तो दूसरे थोड़ी बोलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग जातियां हमेशा एक वैलिडेशन ढूंढ रही होती हैं, अपना एक स्वर्णिम काल ढूंढ रही होती हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो आज शायद इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की वजह से आ रहा हो, कि कोई जाति ऊपर है या नीचे है, उसकी डिबेट, उसका क्वेश्चन, उसका झगड़ा, उसका ऑपोजिशन हिंदू समाज के ही बाकी जातियों से आ सकता है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। भारत में आजकल थोड़ा मैंने देखा है कि जातियां अपना इतिहास खोजने लगी हैं। ऐसा था नहीं। आजकल हमने एक नई परंपरा देखी है कि अपने जाति के महापुरुष को खोजना, उनकी जन्म जयंती मनाना, उनका महिमा मंडन करना, ये आजकल शुरू हुआ, ऐसा था नहीं। आपको मैं उदाहरण बताऊं, जिस समय 1526 ईस्वी सन में मीर बांकी ने अयोध्या में जाकर के भगवान राम के जन्म स्थान पे विक्रमादित्य के बनाए हुए राम मंदिर को तोड़ा, तुलसीदास जी ने उसके 50 साल के भीतर रामचरितमानस लिखी। 1572 से 76 के बीच में रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस आम बोलचाल की भाषा में लिखी, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस देश पे जिन लोगों का शासन है, वो भगवान राम को अब ये ईंटे पत्थर के मंदिर में सुरक्षित नहीं रहने देंगे। अब राम को लोगों के जन जन के हृदय में स्थापित करना होगा। और रामचरित के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, जो आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ उसमें, रामचरितमानस ने पूरे उत्तर भारत में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति, किसी भी परंपरा का व्यक्ति हो, सबके लिए राम के रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम का कैरेक्टर सामने रखा और लोगों ने स्वीकार किया। और आज जो पूरे उत्तर भारत में 50 करोड़ अब हिंदू देख रहे हैं, तो सिर्फ उस एक घटना के कारण हुआ। और ये करोड़ों लोगों ने राम को अपना आदर्श माना, सभी जाति के, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सबके लिए राम आदर्श बने। और राम ने पूरे समाज को एकजुट बनाए रखा। और ये गुलामी का कालखंड कब उनके ऊपर से गुजर गया, रामचरितमानस की चौपाइयों में लोग ऐसा डूबे
कि ये विदेशी आक्रांताओं का कालखंड कब बीत गया लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों ने कृष्ण को अपनाया, पूरा देश आप देखिए, पश्चिम से लेके मणिपुर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक कृष्ण को अपनाया। आप पूरे साउथ में चले जाइए, कृष्ण की आराधना। तो कभी भी यहाँ ये परंपरा नहीं थी कि जातियां अपने आइडेंटिटी को लेके और अपने कुछ इतिहास को लेके काम करते। यहाँ तो ये देश ऐसा रहा जहाँ राम कृष्ण को लेके ही पूरा देश एकजुट रहा। पहले भी शैव और वैष्णव दो परंपराएं थी, शिव की आराधना और विष्णु की आराधना, इसको लेकर के ही पूरा देश आगे बढ़ा। और थोड़े क्लैशेस भी हुए कई बार कि शैव और वैष्णव में क्लैश देखे गए, लेकिन बाद में सब एकजुट हो गए। दक्षिण भारत में तो प्रतिमाएं बनने लगी कि एक तरफ विष्णु और एक तरफ शिव की प्रतिमा बनने लगी। तो कभी भी भारत में डिवीजन नहीं था, ये मतलब कौन डिवीजन को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। मतलब कभी भी थॉट हिंदू प्रोसेस में हाँ सिंक्रोनाइजेशन था। था। पता था कि आप भारतवर्ष के हाँ हो, पता है हाँ आप धार्मिक जी वो विचारधारा से हो। हाँ उसके अंदर अलग अलग घटक हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग फिलोसफीज हो सकते हैं, परंतु आप सारे एक ही माला के अंदर पिरोए हुए हो जो सनातन धर्म है। आप आप देखिए ना, कालड़ी में पैदा हुआ एक बालक जो शंकराचार्य परंपरा प्रारंभ करता है, दक्षिण भारत से चलता है, वो पूरे भारतवर्ष को सनातन परंपरा में पुनः स्थापित करता है। पूरा देश उस समय बौद्ध परंपरा में एक प्रकार से चला गया था। पर बौद्ध परंपरा भी क्या, आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मेरे ख्याल से सिर्फ बौद्ध परंपरा पे नहीं, बौद्ध परंपरा का डिक्लाइन हो रहा था और इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो गए थे। तो शायद शंकराचार्य जी ने बौद्ध परंपरा की विफलता को देखते हुए उन्हें लगा कि सनातन परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। ये जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा है, जिसे उन्होंने अद्वैत का नाम दिया, जो अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसको लेकर के वो बढ़े। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण भारत से निकला हुआ एक व्यक्ति पूरे देश को एकजुट में बांध देता है एक सिद्धांत के आधार पे कि हम वैदिक परंपरा में रहने वाले लोग हैं। वेदों से लिए गए 4 महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्यों को लेके देश के 4 कोने में 4 मठ स्थापित करता है वो, और पुनः वैदिक सनातन सभ्यता को पुनर्जीवित करता है। तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं उनके पीछे, सब एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये देश कभी डिवाइडेड नहीं रहा, कभी डिवीजन मुझे तो नजर नहीं आया डिवीजन। तो क्या कुछ लोगों की कमजोरियों को हमने थोड़ा बल्कि बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, करोड़ों लोगों की एकजुटता को हमने कम करके देखा, कुछ लोगों के डिवीजन को हमने बढ़ा करके देखा। ये ज्यादा हुआ हमारे इतिहास लेखकों के द्वारा। तो आपको एक उदाहरण देते हुए मैं अपना ये बात समाप्त करता हूं। आप कुंभ को ही देख लीजिए, अभी जो कुंभ का स्नान हो रहा है, हर 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ लगता है, और पूर्ण कुंभ में जैसे प्राचीन काल से पूरा देश एकजुट होकर के अपनी परंपरा का पालन करता है, वो कितना बड़ा उदाहरण है। संक्रांति के दिन नदियों पर सुबह आकर के प्रातः स्नान करते समय कोई जाति भेद कभी नहीं दिखा। इसी दिल्ली पे शासन करने वाला सम्राट हर्षवर्धन उस दिन अपनी सारी संपत्ति जनता में बांट करके एक वस्त्र में वापस आता था, फिर साल भर टैक्स कलेक्शन से जो धन इकट्ठा होता था फिर अगली संक्रांति में उसको वितरित कर देता था, और सारे लोग, कोई भेदभाव नहीं था, सारे लोग एकजुट होकर के रहते थे, एकजुट होकर के अपने सनातन धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। तो कहीं कोई डिवीजन वास्तव में नहीं था। इन चीजों को ठीक से हमें लगता है प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि हमारा इतिहास हम पर शासन करने वालों ने लिखा। अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि इंडियन पीनल कोड था, ये भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता थी, दंड देने के लिए। हम पर शासन करने वाले लोगों ने, मालिकों ने अपने नौकरों को दंड देने के लिए आचार संहिता बना रखी थी, जो आईपीसी था। अब उसे उन्होंने भारतीय न्याय संहिता में बदला। अब न्याय की बात हो रही है, पहले दंड की बात होती थी। तो जिनकी मानसिकता ही हमें दंडित करने की हो, उनमें उन लोगों को हमारे गुण कहां से नजर आएंगे, हमारी एकजुटता कैसे नजर आएगी?
ऐसा नहीं कि सबको, उनके भी कुछ लोगों को नजर आती थी। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हिंदू समाज से ज्यादा संगठित एकत्रित समाज कोई नहीं, ऐसे कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन ज्यादातर लोग हमें इसी दृष्टि से देखते थे कि ये छुआछूत और इस पर से माने ऊंच नीच की भावना रखने वाला एक खंडित समाज है, ऐसे करके प्रचारित किया गया। और धीरे धीरे जब आपको कहा जाता है, एक कहावत है ना हमारे पंचतंत्र की, एक कहानी है ना, एक पंडित जी अपने कंधे पे एक बकरी लेकर के जा रहे थे बाजार में बेचने। चार अलग अलग चौराहे पे चार लोगों ने कहा कि ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो, तो उनको भी लगा ये तो कुत्ता है, फेंक के घर चले आए थे। तो वैसे ही होता है, जब आपको बार बार कहा जाता है कि आप तो बटे हुए लोग हो, आप तो जातियों में बटे हुए हो, आप बटे हुए हो, बार बार कह करके हमें ये बताया गया कि नहीं, तुम तो बटे हुए लोग हो, तुम मनुष्य हो ही नहीं, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तुम बनिया हो, तुम सोनार हो, तुम लोहार हो, ये कहा। तो ये क्रिमिनलिटी आपकी नज़र में अंग्रेज़ी वो कॉलोनाइजिंग एजुकेशन का नतीजा है, या वो किस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया और हमें पढ़ाया गया, क्या उसका नतीजा है? नहीं, हमें कम समझने वाले लोगों ने ऊपर ऊपर देख करके हमको जो समझा वो लिखना शुरू किया, वो बताना शुरू किया। हमें ठीक से समझा नहीं। हमें हमारी परंपराओं को, हमारी जड़ों को बिना समझे हुए इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो अब थोड़ा रोल बैक करते हैं। क्या आपको एक और उदाहरण दें, जी, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, यादव थे, और उनकी अपनी रिलेटिव कुंती कैसे हो गई? वो तो क्षत्रिय थी, वो तो क्षत्रिय थी। तो ये भेद पैदा किए गए। जी, ये जो आज यादव समाज है, ये क्या है? ये महाराजा यदु के वंश परंपरा में है, जिन्होंने अपने पिता ययाति की आज्ञा नहीं मानी, इस कारण शासन का अधिकार खो दिया। अधिकार खो दिया तो जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी गोपालन में लग गए, और एक नई कास्ट तैयार हो गई यादवों की। वास्तव में वो क्षत्रिय है। ययाति के पुत्र यदु, यदु की वंश परंपरा में कोई अलग जाति का कैसे हो जाएगा? वो तो वही जाति परंपरा है। तो ये चीजें इस प्रकार से निर्मित हुई इस देश में। हमारे यहाँ ये थे, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण वो काम के आधार पे थे, जन्म से नहीं थे, जन्म के आधार पे नहीं थे। विश्वामित्र कोई ब्राह्मण थोड़े थे, वाल्मीकि ब्राह्मण थोड़े थे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, आज उसको वेद मंत्रों से भी ज्यादा उसकी कद्र है। वाल्मीकि की लिखी गई रामायण वेद मंत्रों से भी ज्यादा महत्व इस देश में उसका है। तो कभी जाति भेद नहीं रहा हमारे यहां। जाति भेद का एक भय, एक छद्म भय हमें दिखाया गया, हमें कमजोर फील कराने के लिए। तुम तो एक हो ही नहीं, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे साथ ये तुम्हारा भाई है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी जाति का नहीं है। ये फील कराने के लिए ये सारी चीजें योजनापूर्वक योजना। ठीक सर, रोल बैक करते हैं थोड़ा जी। हम 1990s के दौर की बात कर रहे थे, तो उस दौर में क्या जितने भी जनजातियां थीं आपके नज़र में, क्योंकि आप उस वक्त की बात है अपना काम आपने वहाँ पे शुरू किया था सामाजिक सुधार का, क्या उस दौर में जो जनजातियां थीं उनके अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर का कोई रियलाइजेशन था? क्या राजनीतिक दृष्टि से वो अपने आप को कोई संगठित देख पा रहे थे, या उनका कोई एक्सप्रेशन था, या जैसे हम सुनते हैं कि भाई फर्जी वोटिंग हुआ करती थी, या क्या स्थिति बूथ क्या थी? कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। तो क्या पॉलिटिकल पावर का रियलाइजेशन जनजातियों के पास था? नहीं, मेरा अपना मानना है कि उन दिनों जब दक्षिण बिहार के उस कालखंड में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आ गया था। ये 90 जेएमएम 92 उस का वक्त जो 90 92 का जो समय मैंने देखा है, जब मैं आया था, तो उस समय पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आ गया था। पॉलिटिकली लोग अवेयर होना शुरू, एक एक अवेयरनेस आ गया था, और ये हो गया था कि भाई हमें हमारी अलग पहचान है, हमारी अस्मिता की लड़ाई हमको लड़नी है, हमको अलग झारखंड चाहिए। क्योंकि उसी दौर के अंदर था ना जेएमएम और शिबू सोरेन वाला जो हाँ, किस्सा आता है कि हाँ, दिल्ली के अंदर
सरकार बचाने के लिए वो किस्सा हुआ। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा जब हम अलग झारखंड की बात करते हैं तो हम इन 3-4 नामों की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान बहुत बड़ा था। कड़िया मुंडा जी उस समय के सबसे बड़े नेता थे। हमारे ललित उरांव जी बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने बनांचल के नाम पे एक आंदोलन खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रदेश में एक बनांचल इकाई बनी कि अलग से बनांचल प्रांत बनेगा। ये जो आज का झारखंड है, इसकी मांग बनांचल के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग उन दिनों उठाया करते थे, और बनांचल भाजपा के नाम से अलग से इकाई बनी जिसका अपना एक प्रदेश अध्यक्ष होता था। और लगातार अलग झारखंड मांग को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत मजबूती से उठाया। ललित उरांव और कड़िया मुंडा जी लीजेंड हैं इसमें, जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। उसी तरह से स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे नेताओं ने काफी काम किया। तो और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी केंद्र में जब झारखंड का निर्माण हुआ, पर पॉलिटिकली वहाँ पर बीजेपी का इतना मेजर वो पावर में क्यों नहीं बन नहीं, पाया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दक्षिण बिहार के समय से ही उस क्षेत्र में अच्छा प्रेजेंस रखती थी, और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनाधार था और आज भी है। वो कैसे बना? क्या ये संघ के कामों की वजह से बना? निश्चित रूप से। देखिए, मैं फिर से धर्मांतरण की तरफ लौटता क्योंकि हूँ। मैं वो प्रश्न के अंदर मैं थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर देता हूँ कि यह संघ इकाइयों का वहाँ पे काम बढ़ना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि चर्चेज की इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी। जी। संघ जहाँ पर आता है वहाँ पर धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। संघ कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, राजनीतिक कोई संगठन तो है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आई। आप कह रहे हैं कि संघ चर्च को क्या सिग्निफिकेंटली काउंटर कर पाया था? और अगर कर पाया था तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सक्सेसेस क्यों नहीं ले पा रही? देखिए, चर्च को काउंटर करने का विषय हमारा विषय कभी नहीं रहता है। धर्मांतरण न हो ये हमारा विषय हमेशा रहता है। झारखंड में मैंने बताया कि जीएल चर्च आया पहले, और जीएल चर्च ने वहां कन्वर्सन शुरू किया। जीएल चर्च के प्रभाव में आकर के बड़ी संख्या में दक्षिणी छोटानागपुर के हिस्से में, जो रांची राजधानी का एरिया है, वहां बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ, लोगों ने किया। बाद में 1890 के आसपास से रोमन कैथोलिक आना शुरू हुए वहां पे। मैं इसके अंदर ये भी चाहूंगा सर, आप ये भी ऐड करते चलें कि अगर आपको लगता हो कि किसी जाति पर धर्मांतरण का ज्यादा प्रभाव रहा हो या नहीं रहा हाँ, हो। मैं बताता हूँ। उसमें उरांव जनजाति पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। फिर बाद में मुंडा भी थोड़े प्रभाव में आए। 1890 आते आते वहां पर रोमन कैथोलिक आए तो कैथोलिक मिशन ने अपना मसल दिखाया, रिसोर्स का मसल दिखाया। बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होना शुरू हुआ, साधन का प्रयोग शुरू हुआ, और फादर कॉन्स्टेंट लिवंस नाम के एक बेल्जियन फादर ने वहां पर बरवे मिशन के नाम से एक बड़ा काम खड़ा किया। गुमला जिले में ज्यादा उनका काम हुआ, जो जसपुर के रास्ते में, रांची से जसपुर के रास्ते में गुमला जिला है, जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहाँ घरों के सामने अब क्रूस गड़े हुए दिखते हैं, तो वही वो क्षेत्र था फादर कॉन्स्टेंट लिवंस का। और ये दुनिया के सबसे सफलतम ईसाई मिशनरी वर्क में से एक है। अच्छा। अपने जीवन काल में फादर कॉन्स्टेंट लिवंस ने लाखों लोगों को धर्मांतरित किया, और ये दुनिया का सबसे सफलतम ईसाई मिशनरी वर्क है, जो गुमला जिले से शुरू करके सिमडेगा जिले होते हुए और आज के खूंटी जिले तक आया। एक बड़ा क्षेत्र जिसको बरवे मिशन के नाम से हम जानते हैं, कटकही नाम के एक स्थान से उन्होंने पहला चर्च बनाया, और इस तरह से करके वो रांची के मनरेसा हाउस में रहते थे। उनका एक घोड़ा था, उसका नाम था पॉलिस। उस घोड़े से वो 90 किलोमीटर दूर जा करके ये मिशनरी वर्क करते थे। तो इस प्रकार से उनका काम वहाँ पर काफी बड़ा क्या धर्मांतरण का। टूल्स क्या रहे थे धर्म परिवर्तन के? क्या देखिए, खाना था, भोजन था, मूलभूत सुविधाएं थी, दवाइयाँ थी? धर्मांतरण के लिए बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, और उसमें छल बल सब कुछ था, और कुछ तो केस मुकदमे भी थे।
बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के ऊपर उस समय के तत्कालीन जो अंग्रेजी शासन से जुड़े हुए जमींदार थे उनके द्वारा जमीन जायदाद के केस किए जाते थे। वो केस मुकदमे कोर्ट में लड़ नहीं पाते थे आदिवासी समाज के, तो ये फादर लोग उनका केस लड़ते थे और लड़ करके वो केस को जिताने के बाद उनके गले में क्रूस डाला जाता था। तो इस प्रकार की भी घटनाएं होती थी। लोग बाद में उन्हें अपना मसीहा समझने लगे, उनकी लड़ाई में उनको अपने पास खड़ा देखने लगे, स्वतः भी लोग आकर के कन्वर्सन करने लगे। लेकिन कुल मिलाकर के आदिवासी संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो आदिवासी महान संस्कृति के वाहक उरांव मुंडा जनजाति के लोग, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उनकी परंपराओं में ही मानव जाति के सभ्यता के विकास का रहस्य छुपा हुआ है, उसे नष्ट किया गया। एक विदेशी, मैं सीधे कहूंगा, एक विदेशी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पर उस दौर के अंदर भारत सरकार या बाकी संगठन क्या कर रहे थे? कब नहीं, ये उनमें कब वो होश आया कि इसके उस बारे में समय तो सोचना? ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन भी इस धर्मांतरण के कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विरोध में था, क्योंकि इससे समाज में एक अशांति पैदा हो रही थी। और वो तो बैलेंस एक्ट हुआ ना सर। वो तो पहले तो वो चाहते थे कि भाई कन्वर्जन हो, क्योंकि वेरेवर हाँ, जब उनका बिजनेस चर्च हर्ट होता हुआ। है और वो चर्च होता है और क्वीन होती है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं ना। तो उनके वो नहीं, अगर उनके यहाँ भी समस्या थी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ये हाँ सारी समस्याएं थी, जिसके कारण कई बार प्रशासनिक जो है डिफरेंसेस भी हुए चर्च और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में। उसका भी पूरा इतिहास है। जनरल रेनी नाम का एक व्यक्ति को ब्रिटिश शासन ने भेजा फादर कॉन्स्टेंट लिवन्स को रोकने के लिए। उन्होंने उनके गुमला जाने में सैंक्शन लगाया कि आपको रांची छोड़ करके नहीं जाना है। बाद में वो बेल्जियम वापस गए। तो वो सारी चीजें भी हुई, लेकिन कुल मिला के मेरा जो बिंदु ये है कि जिस किसी भी प्रकार से धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण ने आदिवासी समाज का बड़ा नुकसान किया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया कि अपनी रूढ़िवादी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति ही आदिवासी माना जाएगा। तो जो उनकी रूढ़िवादी परंपराएं थी उसके पालन का अभ्यास खत्म हो गया उनका। उनकी अपनी कुड़ुक, मुंडारी हो, संथाली भाषा थी, उस भाषा की जगह धीरे धीरे अंग्रेजी ने स्थान ले लिया। प्रकृति के आराधक लोग जो प्रकृति की आराधना करते थे, प्रकृति के साथ जीवन यापन करते थे, वो चर्च जाने लगे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति का विनाश शुरू हुआ। तो उसी दौर में वहां पे वनवासी कल्याण आश्रम की जो स्थापना हुई थी, वो भी शायद उसी दौर में। नहीं, और वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना उसके बहुत बाद हुई, आजादी के बाद। आजादी के ये बाद 52-53 उसको के काउंटर आसपास। करने के लिए बेसिकली काउंटर करना ठीक नहीं कहेंगे। एक घटना घटी थी, जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश आए थे आजादी के ठीक बाद, और वहां पर चर्च के द्वारा देश के प्रधानमंत्री का विरोध किया गया और कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू गो बैक। और ये कहा गया कि हम इस देश पर आपके शासन को नहीं मानते हैं और यीशु का शासन आने वाला है। तो उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जस्टिस नियोगी कमेटी बैठाई। जस्टिस नियोगी कमेटी की रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसने उस समय ही 50 से 60 के दशक में ही इस धर्मांतरण का भयावह रूप प्रस्तुत किया अपने रिपोर्ट में। और ये एक देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश को खंडित करने वाली गतिविधि है। ये जस्टिस नियोगी कमेटी के रिपोर्ट में सब कुछ है। बाद में अदृश्य शक्तियों ने भारत सरकार को कोई कार्रवाई करने से रोक दिया उस पर, लेकिन जस्टिस नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस समय ही जस्टिस नियोगी कमेटी की रिपोर्ट ने धर्मांतरण के नुकसान को सबके सामने ले आए। और कहीं ना कहीं इन घटनाओं से ही जनजातीय समाज के बीच में उनकी धर्म संस्कृति, उनकी परंपराओं का रक्षण हो,
वो सुरक्षित रहे, इस भाव के साथ बनवासी कल्याण आश्रम ने अपना काम जसपुर से प्रारंभ किया। और और जसपुर धीरे-धीरे उस दौर में क्या था? एक स्टेट था या नहीं, जसपुर एक राज मतलब परिवार का तो केंद्र था ही, हाँ, लेकिन चर्च के दृष्टि से वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उनका, जो जसपुर, रांची, लोहरदगा ये सारा गुमला उसी क्षेत्र से रेगुलेशन होते थे। बाद अच्छा, में रांची एक अलग से उनका केंद्र बना कैथोलिक मिशनरियों का, और गोस्नर एंड लुथेरान जर्मन मिशनरियों का केंद्र तो पहले से रांची था। तो अच्छा। अलग-अलग मिशनरियों ने अलग-अलग समय अलग-अलग स्थान को केंद्र बना करके काम किया, जिसमें मुख्य रूप से जीएल चर्च ने रांची को केंद्र बनाया, और कैथोलिक पश्चिम बंगाल में आसनसोल को बड़ा केंद्र बनाया, जो झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है, और जसपुर को केंद्र बनाया। बाद में वो रांची आए, हुँ, हुँ। और रांची में बिशप हाउस बना। बाद में तो रांची से तिलस्पर फिर टोप्पो साहब कार्डिनल भी बने, और रांची को बाद में वेटिकन ऑफ ईस्ट का दर्जा प्राप्त हुआ। इतना बड़ा मिशनरी काम प्रारंभ हुआ। तो कुल मिलाकर के नुकसान इसमें आदिवासी परंपराओं का हुआ, आदिवासी समाज का हुआ। हाँ, बाद में जब संघ ने काम शुरू किया, तब इसमें जबरदस्त ब्रेक लगा, और धर्मांतरण में कमी आई। आदिवासी समाज के अपना नेतृत्व खड़ा होना प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ी संख्या में नेतृत्व खड़ा हुआ। आज का जो छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ उड़ीसा है, पूरा झारखंड है, यहां आप अब देखेंगे बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के नेता आपको दिखेंगे। मैं समझता हूं इसके पीछे संघ के द्वारा प्रारंभ किए गए काम की सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना सारा काम हुआ और बहुत बड़े कई काम सारे हुए, नेता उसी बहुत बहुत बड़े उससे काम हुए, बहुत बड़ा काम हुआ। आज कहाँ औ पर और देखिए, जहाँ पर पॉलिटिकल हमारे प्रेजेंस की बात है, आप देखिए 2014 में हमें झारखंड में 37 सीटें प्राप्त हुई थी चुनाव में, जो अब तक का हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और उसमें बड़ी संख्या में 11-12 सीट हम ट्राइबल की जीत के आए थे। केवल दक्षिणी छोटा नागपुर में हम खूंटी जीते, हम तोरपा जीते, हम सिमडेगा जीते, हम गुमला जीते, सिसई जीते, मांडर जीते, खिजरी जीते। 7 ट्राइबल सीटें हम रांची के आसपास जीते, जहां सबसे बड़ा मिशनरियों का काम है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज नहीं रहा, बहुत बड़ी संख्या में रहा, आज भी बहुत बड़ी संख्या में है। आज भी झारखंड में इकलौती पार्टी के रूप में सबसे बड़ा वोट बैंक हमारे पास ही है। इस बार जो चुनाव हुए, हमने बहुत, हमारी आशा से बहुत कम सीटें वहां आई, लेकिन फिर भी हमारा वोट नहीं घटा। एक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से हम चुनाव नहीं जीत पाए। हमारा वोट डिवाइड हुआ, थोड़ा वहाँ जयराम महतो की पार्टी ने हमें नुकसान पहुंचाया। उधर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बहुत सफल रहा, तो उनके पक्ष में वोटों का पोलराइजेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से हुआ। तो इन कारण से हम चुनाव हारे जरूर, लेकिन हमारा वोट घटा नहीं। हम केवल 68 सीट पे चुनाव लड़े और 59 लाख वोट लाए। एक सीट पे हम 86,000 ऑन एन एवरेज वोट लाए, जो पहले से 23,000 वोट ज्यादा है। हर सीट पे हमने 23,000 वोट बढ़ाए। तो हमने जनाधार नहीं खोया। एक कैलकुलेशन ऐसा है कि हम उसे सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब एक उदाहरण इसका ये देते हैं, वहां 28 सीट ऐसी है विधानसभा की जो ट्राइबल रिजर्व है, और उसमें से ट्राइबल रिजर्व 28 में से हम एक सीट जीत पाए, केवल 27 सीट हम नहीं जीत पाए। बाबूलाल मरांडी जी एक सामान्य सीट से चुनाव जीते। कुल 2 ट्राइबल हमारे नेता चुनाव जीते, और 28 ट्राइबल रिजर्व सीटों में हम केवल एक जीत पाए, 27 सीट हम नहीं जीत पाए। उसका प्रमुख कारण कांग्रेस जेएमएम का बहुत प्रभावी गठबंधन रहा। सर, ये बताने के साथ-साथ आप झारखंड का भौगोलिक दृष्टि से पॉलिटिकल किसी बेल्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं क्या हम झारखंड को? हाँ, देखिए झारखंड को कुल मिलाकर के हम 5 पॉलिटिकल खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक कोल्हान का खंड है, जहां पर टाटा स्टील की फैक्ट्री है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर के पास। सिंहभूम है। ये पूरा लोहा का क्षेत्र है। ठीक है। लोहा की इंडस्ट्री, लोहा की माइनिंग होती है। वहाँ पर कौन-सा समाज मुख्यतः वोटर है? वहाँ पे बाहर से आए हुए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं।
प्लस वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कुड़मी समाज है, बहुत बड़ी संख्या में हो समाज है, हो जनजातीय उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और संथाली समाज है। ये कुल मिलाकर के ये 3-4 समाज, और एक भूमिज समाज है, भूमिज आदिवासी समाज है जो बड़ी संख्या में है वहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर के ये समाज वहाँ पे है जो बहुत शुरू से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रांग बेस रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी क्षेत्र से कई मुख्यमंत्री दिए। अर्जुन मुंडा जी उसी क्षेत्र से आते हैं, अच्छा। रघुवर दास जी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ये कोल्हान का क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर का, जहाँ उरांव और मुंडा रहते हैं बड़ी संख्या में। बाकी कुड़मी कास्ट है, दैस्य कम्युनिटी के बहुत बड़ा आधार वोट है वहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर के ये भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग बेस रहा है। इसके बाद एक उत्तरी छोटा नागपुर है जो आज भी हमारा सबसे बीजेपी का स्ट्रांग बेस है। आज भी हमारे सहयोगियों ने सबने मिलकर हमने 24 सीट जीती है, उसमें 15 सीट हम इसी जोन में जीते हैं। ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक पलामू जोन आता है जो उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक। तो ये भी भाजपा का बहुत स्ट्रांग बेस रहा है। यहाँ पे यहाँ की दोनों लोकसभा चतरा और पलामू हमने जीती है। तो ये भी हमारा स्ट्रांग बेस रहा। इसके बाद आता है संथाल परगना जो शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा स्ट्रांग ये रहा है। संथाली समाज है, शिबू सोरेन भी संथाली समाज से आते हैं, हेमंत सोरेन जी भी उनके पुत्र हैं, और हमारे बाबूलाल मरांडी जी भी उसी समाज से आते हैं। और उन्होंने शिबू सोरेन जी को और उनके परिवार के लोगों को कई बार वहाँ हराया भी है। तो संथाल परगना का जो क्षेत्र है वहाँ संथाल आदिवासी बहुत हैं। बाकी वहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, ये सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 5 जोन हैं झारखंड के पॉलिटिकली। अभी हमारा प्रेजेंस उत्तरी छोटा नागपुर में बीजेपी का बहुत मजबूत है। हम ट्राइबल जोन में हम पिछड़े हैं, ट्राइबल सीटें हम नहीं ले पाए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक सेटबैक इस चुनाव में रहा। क्या कारण रहा है इस चुनाव के अंदर? क्या आप सिर्फ उसे वो समीकरण के हिसाब से बोलते हैं कि हम वो पोलराइजेशन नहीं कर पाए, या इज इट डीपर देन दैट? हाँ, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस का आदिवासी समाज में एक बड़ा स्ट्रांग बेस शुरू से रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी रहा है। ये दोनों एक होकर के चुनाव लड़े और दोनों का वोट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो वस्तुतः एंटी बीजेपी वोट रहा है किसी जमाने में। एक बात दोबारा बताइए, हाँ। आप क्या कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का एंटी बीजेपी रहा है? नहीं, वो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। कांग्रेस को वोट करते थे और जो जेएमएम को वोट करते थे, तो वो दोनों एकजुट हो गए। तो नहीं, संघ ने वहाँ पर बहुत समय काम किया, उसकी वजह से दक्षिणी जो क्षेत्र है उसके अंदर तो बहुत सारी सीटें हम जीते। हाँ, जीते। पर जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर हम हार रहे हैं। नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर में ज्यादा ट्राइब नहीं है, हम हार रहे हैं संथाल में और कोल्हान में। अच्छा, तो ये दो दक्षिणी जगह वहाँ हम पर हम सुदृढ़ हैं। हाँ बट जनजाति जो ये कोल्हान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जनजातियां जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। वो ट्रेडिशनली कांग्रेस और जेएमएम का वोट बैंक रहा है। ट्रेडिशनली अलग अलग कांग्रेस जेएमएम का था और हमारा एक हिस्सा था जो संघ के अब कारण उसमें था। एका हो अब वो दोनों एका हो गया। अच्छा, तो वो संख्या बड़ी हो गई। हमारा हिस्सा रहा, बल्कि हमने थोड़ा बढ़ाया भी, हम्म। लेकिन वो दोनों एक होने से वो Significant संख्या रहा। बड़ी हो गई। ठीक है। इस कारण से हम उसको सीट में बदल नहीं पा रहे तो हैं। अब उस पूरे क्षेत्र में, मैं झारखंड के पूरे क्षेत्र की बात करता हूँ, आपने 5 रीजनल पॉलिटिकल बेल्ट्स की भी बात कर दी। कौन से मेजर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम पार्टीज पर्सपेक्टिव, आई एम आस्किंग सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डेमोग्राफी एक चैलेंज बना हुआ है पूरे देश के अंदर। और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की भी हम रिपीटेडली बात करते हैं, बहुत क्विकली यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ होगा, मेरा मानना है, ऐसा कुछ मैंने देख पड़े। उसके बारे में भी कुछ बताइए ना। देखिए, आज़ादी के समय संथाल परगना क्षेत्र की बात कर ले हम, जहाँ सर्वाधिक जनजातीय समाज रहता है, एक उदाहरण के रूप में। तो आज़ादी के समय वहाँ जो जनसंख्या थी ट्राइबल की, वो अब आधी से भी कम हो गई है आज़ादी के बाद। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना चिंताजनक स्थिति है डेमोग्राफी में परिवर्तन होने का। बांग्लादेश
से सटा हुआ क्षेत्र है, ये बीच में पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते इस क्षेत्र में खूब माइग्रेशन हुआ, खूब घुसपैठ हुई। तो आप प्रोपोर्शनली कम होने का कारण आप ये बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि संथल्स में कमी आई है, उस क्षेत्र के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुआ। इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ और कमी भी आई, धर्मांतरण हुआ। वो जो घुसपैठिए आए, उन्होंने मोहल्ले बनाए, जमाई पाड़ा। आपने शायद पहले ये शब्द नहीं सुना होगा। नहीं। जमाई बंगला में बोलते हैं दामाद को, दामाद, और पाड़ा बोलते हैं मोहल्ले को। तो जमाई पाड़ा स्थापित हुए, माने बाहर से आया एक व्यक्ति, उसने यहाँ की एक लड़की से शादी की और एक मोहल्ले में जाकर के बस गया। बांग्लादेश से लोग आते हैं, स्थानीय आदिवासी महिला से विवाह करते हैं और एक जमाई पाड़ा बनाते हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा आघात है वहां के सामाजिक संरचना के ऊपर। और वो उनको अपनी दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखते हैं, उनका आर्थिक और दैहिक शोषण करते हैं, उनके नाम पे जमीनें लेते हैं, उनको मुखिया और जिला परिषद का चुनाव लड़ाते हैं, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी उनके नाम पे लेते हैं, और बाद में अपना उद्देश्य पूर्ण होने के बाद उनकी हत्या भी कर देते हैं। बड़ी संख्या में हत्याएं हुई हैं ऐसे हमारी आदिवासी बहनों की, बड़ी संख्या। ये आप अभी कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये आज के दौर की बात कर रहे कोई हैं। किस्सा, कोई एपिसोड अभी रिसेंट? मुख्यमंत्री जी के ही विधानसभा में बरहेट में अभी एक आदिवासी महिला को एक व्यक्ति ने, मैं सीधे कहूँगा इस्लाम मानने वाले एक व्यक्ति ने, मुस्लिम व्यक्ति हाँ ने? मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या की और उसके कई टुकड़े करके जंगल में उसकी लाश को बिखेर दिया। और ये मुस्लिम व्यक्ति जो था, हाँ। ये क्या ये इलीगल इमिग्रेंट था? और ये घटनाएं खूब घट रही हैं, पूरे संथाल परगना में घट रही हैं। आप सोचिए कि वहां आदिवासियों को अपने गांव छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको। ये इमिग्रेंट आके उनके गांव पे कब्जा कर रहे हैं और गांव छोड़ के आदिवासियों को भागना पड़ रहा है। क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जानते हुए क्या कर रही है? मतलब इसका डिफेंस देखिए कहाँ से प्रिपेयर होगा? लोगों को अभी उनका ये बढ़ता हुआ वोट बैंक नजर आता है। आज के दिन में उन्हें लगता है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये घुसपैठ जो हो रही है, घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये हमारे वोट बैंक के रूप में आ रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है अभी। लेकिन बाद में वो ये नहीं जानते कि ये घुसपैठिए उन्हें ही लात मारने वाले हैं। जैसे उनकी संख्या 50% क्रॉस हो जाएगी तो सबसे पहले ही नहीं छोड़ने वाले हैं। पाकुड़ और साहेबगंज 2 जिला है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन आज 35% क्रॉस कर गई है। और क्या थी 1951 में? वो तो एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता पाऊंगा, वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन संख्या बहुत कम थी और बहुत बड़ी है, 35% से ऊपर हो गए। और ये सब हमारे नाक के नीचे हो रहा है। नाक के नीचे हो रहा है। और अब तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट ने भी इसमें जवाब इलाज मांगा क्या है। है? इलाज है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से इस चीज को निपटा जाए, जैसा असम में आज हो रहा है। असम में इन्फिल्ट्रेशन अब रुक रहा है, जो आ गए हैं उनको चिन्हित करके उनको वापस भेजने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में बहुत लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको वापस भेजने की तैयारी हो रही है। इसका एक ही उपाय है कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनको सम्मानपूर्वक उनके देश वापस भेजा जाए। तो जो अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ किया, वो शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया टू डू द सेम थिंग। बल्कि इंडिया को तो और कड़ाई से करना चाहिए और एग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो नंबर्स, हम तो पहले से बहुत सारी समस्या झेल रहे हैं। पॉपुलेशन का भ्रष्ट है हमारे यहाँ। हम तो पहले से ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारे यहाँ हमारे साधनों से हम अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। हमें तो बल्कि अमेरिका से ज्यादा कड़ाई से करना चाहिए। अमेरिका तो थोड़ी देर के लिए मान भी ले, उसके पास इतने साधन है, सब है, लैंड बैंक है, सब है। मॉनेटरी रिच है। हमें तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर पिछले 200-300 वर्षों के अंदर, पहले तो झारखंड का जो जनजातीय समाज है, जो लोकल समाज है, जो वहाँ पर हज़ारों साल से बढ़ता पनपता रहा है और फ्लरिश किया है, जिसने अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को संभाल के संजो के रखा है, वो पिछले 200-300 वर्षों के अंदर पहले वो
ईसाइयों से और क्रिश्चियन मिशनरी से झगड़ा, और उसकी अब आक्रांताओं से घुसपैठिए सफ़र किया, अब और अब घुसपैठ वो घुसपैठ से घुसपैठ लड़ रहा इस्लामिक घुसपैठियों से। लड़ रहा है और बहादुरी से लड़ रहा है आदिवासी समाज। ऐसा नहीं कि इसने हथियार डाल दिए हैं, आदिवासी समाज लड़ रहा है, धर्मांतरण से भी लड़ रहा है और इन घुसपैठियों से भी लड़ रहा है। हमें अब उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, हमें उनकी आवाज बनने की जरूरत है। समाज और सरकार आदिवासी समाज के साथ खड़ी हो, उनके धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए और घुसपैठियों से उनकी जमीन, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। अरे घुसपैठ हो किस तरफ से रहा है सर? रूट क्या रहता है, या पश्चिम कोई बंगाल, ठेकेदार बन गए हैं? पश्चिम बंगाल पहले तो क्या आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे इलाकों पर पूर्ण कब्जा हो चुका हो है चुका है। और उसके पश्चिम बाद आगे बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में है, बहुत और बड़ा हिस्सा। बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल बंगाल की सरकार क्या सो रही है इस पूरे नहीं, प्रकरण में? वोट बैंक की राजनीति, ममता बनर्जी को वो उनका वोट बैंक नजर आता है और बांग्लादेशी घुसपैठ एक वोट बैंक की तरह है कई राजनीतिक दलों के लिए। और बहुत आसानी से उनका आधार कार्ड, बहुत आसानी से उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ जाली तरीके से बना दिए जाते हैं। बाद में वो देश के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते वो हैं आपको? पहचान पत्र लेके पहुंच जाते हैं, कहते हैं मैं तो पश्चिम बंगाल से आया हूं, वास्तव में बांग्लादेशी हैं। तो ये एक बड़ी समस्या। अभी देखिए ना, हरियाणा के नूह में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए पहचाने गए हैं अभी, जिन पर वीडियो भी कई वायरल हुए। हाँ हाँ, बताते हुए लोगों ने कहा कि मैं बांग्लादेश से बांग्लादेश आया से। हूँ, मैं बर्मा से आया हूँ, म्यांमार से आया हूँ, वो तो एक रोहिंग्या हूँ। नेटवर्क भी है ना सर, नेटवर्क भी। जो जितनी भी मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं या मदरसे हैं, उनका एक नेटवर्क भी तो चल रहा है। और मेरा तो इसमें ये भी कहना है कि ये जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं ना, ये इस देश के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो वही पेशा उनका है जो यहाँ के मुसलमानों का पेशा है। वो यहाँ के मुसलमानों के दर्जी के पेशे पे के लिए खतरा है, यहाँ के मुसलमानों के जो पेंटिंग का काम करते हैं, जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, उनके लिए खतरा है। ये तो इस देश के मुसलमानों का ही रोजगार छीन रहे हैं। पर हिंदू समाज के लिए क्या भविष्य क्या है? ऐसे ही आप हिंदू समाज को आप ये समझिए कि समाज ऐसा नहीं है कि समाज पिछले 1000 वर्षों से इन्हीं सारे मुद्दों से, इन्हीं सारे झगड़ों से अपने आप को बचाता नहीं आया है। ऐसा नहीं है, हमने खोया है। हम तो क्या, वो कहते हैं ना कि हम तो सेंट्रल एशिया तक थे, हिंदू कुश से ऊपर थे हम अफ़गान, तुर्कमेनिस्तान सबके अंदर हमारी परंपराएं हुआ करती थी, तो हमने वो खोया, अफ़गान खोया, पाकिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया। और आज जब पहली बार, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार, और आज़ादी के बाद क्या, अब शायद 1556 के पास, जब कुछ समय के लिए मेरे ख्याल से हेमू का कब्ज़ा रहा था यहाँ पर, तब से लेकर अब आप वोकली देखते हैं कि कोई एक प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले आज़ादी के बाद भी एक लंबा समय तक अपने आप को वो सेक्युलर आइडेंटिटी के ऊपर प्रेजेंट करने का एक कांग्रेस के अंदर प्रचलन था। ये तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, जिन्होंने ये निर्णय किया कि भाई ही इज़ अ वोकली, ही इज़ अ हिंदू, और वो प्रैक्टिस भी वैसे करते हैं, और अपनी फेथ को और अपनी गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा ओवरलैप होने भी नहीं देते, पर ये इंश्योर करते हैं कि हिंदू को एक संगठित एक लीडर भी मिल रहा है। आज विश्व का हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अपने एक लीडर को देखते हैं। तो हिंदू समाज लंबे समय से लड़ रहा था, आज हिंदू समाज कहाँ पर खड़ा है इन सारे चैलेंजेस के सामने, एंड वेयर इज द फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक? मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जिस गर्वबोध से अपनी हिंदू पहचान से पूरे विश्व को परिचय करा रहे हैं, ये काम विवेकानंद और रामकृष्ण मिस परमहंस ने प्रारंभ किया था। रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से विवेकानंद ने पूरे विश्व को अपने हिंदू गर्वबोध से परिचय कराया। जब वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, वहां से प्रारंभ करके पूरे अपने यूरोप की यात्राओं से होते हुए भारत तक हिंदू गर्वबोध ये पैदा किया। उसी काम को बाद में डॉक्टर हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर ने आगे बढ़ाया। बाद में उसी को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मुखर्जी
और दीनदयाल उपाध्याय जी ने और विस्तार दिया। अटल जी आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा और विभिन्न आंदोलन और कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन का रूप दिया। इसी कड़ी और में आज हाँ इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगभग 100 वर्ष बाद सेम जगह पर गए थे, सेम जगह पे गए थे। और वो भी रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण उसी मिशन परंपरा है, में पूरे दीक्षित सेम है, परंपरा में हैं उसी भी वो। परंपरा में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि विवेकानंद ने जो हिंदू गर्वबोध एक पैदा किया इस देश के लोगों के बीच में, उस काम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी इस समय पूरे विश्व में कर रहे हैं। ये काम 1890 से शुरू हो गया था, जो अब अपनी एक अलग ऊंचाई पर है। दूसरा, हमने अपना बहुत सारा भौगोलिक क्षेत्र खोया जरूर है, लेकिन हमारा विस्तार भी हो रहा है। आज हिंदू संस्कृति एक ग्लोबल संस्कृति के रूप में सबसे ज्यादा स्वीकार्य संस्कृति है, ये अब विश्व मानता है। आप इस कुंभ में देख लीजिए या इस्कॉन का आंदोलन देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद महाशय बंगाल से अमेरिका जाते हैं और इस्कॉन की स्थापना करते हैं, और आज इस्कॉन की एक्सेप्टेबिलिटी देखिए आप पूरे विश्व में। वो कृष्ण भक्ति का आंदोलन है। आप कुंभ में आए हुए पूरे दुनिया भर के लोगों को देखिए, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ने जितना अपना भौगोलिक क्षेत्र खोया है, मेरा अपना मानना है, और इस पर मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी संस्कृति अब पहले से भी ज़्यादा व्यापक आकार ले रही है, पहले से भी ज़्यादा बड़े भौगोलिक क्षेत्र पे अपना प्रभाव विस्तार कर रही है। जरूरत है हम मूल भारतीय लोगों का, जो इस महान संस्कृति के वाहक हैं, अपने पूरे गर्वबोध के साथ ये इस काम को आगे बढ़ाएं, इस विश्वास के साथ कि अंततः हमारी विजय होगी ही। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हो सकता है ये विजय मेरे जीवन काल में न आए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन काल में आएगी। इस गर्वबोध को अगर हम लगातार बनाए रखते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर पाएं, तो ये मुझे तो असंभव नहीं लगता है कि एक दिन विश्व में फिर से वापस हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे जिस पर गर्व होता है, एक ईसाई मिशनरी आती है, गुमला जाती है, और वो वहाँ के एक बहुत साधारण, बहुत सरल लोगों को छल बल से, धोखे से धर्मांतरित करती है। आज हिंदू संस्कृति को जो पूरे विश्व में अपनाने वाले लोग हैं, वो उनके क्वालिटी लोग हैं, उनका पढ़ा लिखा माइंड है, जो उनके संपन्न लोग हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की ताकत को दिखाता है। जो ये अपने एप्पल वाले कौन थे, स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी अपनाती हैं जब, तो आपको वो ताकत दिखती है कि हमारे यहाँ धर्मांतरित जो लोग हुए, उनका बौद्धिक स्तर क्या था, कैसे उनको छल बल से किया गया, और हिंदू धर्म संस्कृति को अपनाने वाले लोग कौन हैं, हम उनकी क्वालिटी पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे ये विश्वास और एक गर्वबोध जगता है कि एक दिन हमारी संस्कृति अपनी श्रेष्ठता के बल पे, जो विवेकानंद ने कही थी, पूरे विश्व में स्वीकार्य होगी। क्योंकि हम कभी नहीं कहते कि हम ही सही हैं, हम तो कहते हैं कि भाई सभी लोग सही हैं, सभी लोग उसी काम में लगे हुए हैं जो हम कर रहे हैं, सभी उसी ईश्वर के तरफ सभी मार्ग जा रहे हैं जिधर हम जा रहे हैं। हम तो कभी हम ही सही हैं ये नहीं कहते, हम कभी नहीं गजवा हिंद की बात कहते, हमारा कोई प्रॉफिट गजवा हिंद की बात नहीं करता। पर इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी और आने वाली पीढ़ी कहाँ पर है आपके नजर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक रूप से भारत की अपनी जो भू सांस्कृतिक पहचान है उसकी उपज है। मैं इसको शुद्ध रूप से भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया गया एक राजनीतिक दल मानता हूं। भारत में जो अन्य राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो या तो समाजवाद या साम्यवाद या पूंजीवाद के विचारधारा के आधार पे अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाती हैं।
और ये जो तीनों विचारधाराएं हैं, इसमें मनुष्य एक शरीर है, और शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भारत में ये चिंतन कभी नहीं रहा। भारत में मनुष्य केवल शरीर, केवल एक बायोलॉजिकल यूनिट नहीं है। भारत में मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर है। मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा के साथ शरीर है। तो अगर भारत में किसी मनुष्य के सुख की कल्पना करनी हो तो उसको मन की शांति चाहिए, बुद्धि का संतुलन बना रहे, आत्मा संतुष्ट रहे और शरीर स्वस्थ रहे। शरीर को रोटी कपड़ा मकान भी मिले। लेकिन इन तीनों में से भी कोई अगर एक चीज डिस्टर्ब होगी तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हमारे देश में अगर आपको एक सफल राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित होना है तो आपको मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के सुख की कल्पना करनी होगी। जबकि बाकी जो राजनीतिक चिंतन है वो केवल रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते हैं, केवल शरीर के सुख में ही वो समझते हैं कि उनके राजनीतिक कार्यों की पूर्ति हो जाएगी। हम ऐसा नहीं सोचते। इसलिए राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय है, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों के आत्मा को संतुष्टि देने वाला, करोड़ों लोगों के मन को सुख पहुंचाने वाला वो घटना है। इसलिए राम मंदिर हमारे लिए एक राजनीति का विषय रहा। हमने राम मंदिर आंदोलन हाथ में लिया और साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री आवास देकर के लोगों के मकान की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके हम उनके रोटी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान और साथ ही साथ मन, बुद्धि, आत्मा के सुख की भी कामना करने वाला एक ऐसा राजनीतिक दल, एक ऐसी विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिसे एकात्म मानव दर्शन कहा कि मनुष्य एक इकाई, केवल एक शरीर नहीं है, उसकी इस सृष्टि से एकात्मता है। ये संपूर्ण सृष्टि के सुख में ही मनुष्य का सुख है। ऐसा एकात्म दर्शन लेकर के चलने वाला भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक रूप से भारत के आम जनमानस का एक राजनीतिक दल है। हर देश का अपना स्वभाव होता है, उस देश के लोगों का अपना चित्त होता है। दीनदयाल जी इसको चित्त कहते थे। चित्त यानी स्वभाव, हमारा स्वभाव होता है। हमारा तो स्वभाव था कि भाई महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई लेकिन अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। घुटने ही तो टेकना था, घुटने टेक देते तो अपने महल में बड़े शानो शौकत की जिंदगी जीते। लेकिन नहीं किया हमारे लोगों ने। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। तो हमारा तो वो देश है जहां हम केवल रोटी कपड़ा मकान में अपने सुख की कल्पना नहीं करते हैं। हमें मन, बुद्धि, आत्मा का भी सुख और संतुष्टि चाहिए। जो डिस्कशन और जो डिबेट होता है, ये चर्चा होती है, उससे ही सामाजिक डेवलपमेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सीख करके। और मैं चाहूँगा कि ये चर्चाएं चलती रहें, बढ़ती रहें, आपसे और कुछ जानने को और सीखने को मिलता रहे। अगर समय से अगर अनुमति देगा तो थोड़ा सा और विमर्श करके बिल्कुल हम जल्द एक और ऐसे सेशन के अंदर बैठेंगे। मुझे भी इंतजार रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ठीक है। इन बातों पे चर्चा करने का एक काम आपने जो शुरू किया है उसके लिए मेरा बहुत हार्दिक बधाई आपको। आप बहुत साथ दीजिएगा सर। आपको। इसको हम अलग अलग मंचों के अंदर जैसे भी हम इसको प्रसारित करेंगे तो उसका आप प्रमोट भी कीजिएगा। जी, आपके साथ, आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामना का मैं मतलब उसी इच्छा से आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और अपने सभी भी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।